Hello guys, and welcome back to Prep House. My name is Pravesh, and I'm the curator of this series called Superset Sociology. And we were talking about the social changes that happened in medieval Europe that led to, in the next topic, we will cover the emergence of sociology. तो हम उन सब बातों के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ से ये बदलाव हमें देखने को मिलता है। यूरोप में एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिस वजह से सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। हमने डार्क एजेस की बात करी, उसके बाद हमने बात करी रेनेसां की। अब हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि जब फ्यूडलिज्म से यहाँ पे अब थोड़े आइडियाज़ नए अब डेवलप होना शुरू हो गए जैसे लोगों में, कि टेम्परामेंट जो है वो शिफ्ट होने लगा, हम सवाल जवाब करने लगे, ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, इसकी बात होने लग गई। जो आपका सुपरस्टिशन वगैरह थे ये थोड़े से श्रिंक होने लग गए और चर्च की अथॉरिटी पे क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तब क्या होता है, तब जो है एक साइंटिफिक टेम्पर का एक दरवाज़ा खुलता है। लोग जो है दुनिया को साइंटिफिक नज़रों से देखने लगते हैं, बाय द वे ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, और उससे ये लोग थ्योरी बनाते हैं, हाइपोथेसाइज करते हैं चीज़ों को, और नए लॉज जो जो लॉज छुपे हुए थे आज तक, जो कि बैकग्राउंड में छुपे हुए थे, उन्हें बाहर निकाल के लाया जाता है और उन्हें स्टडी किया जाने लगा। इसे हम बोलते हैं साइंटिफिक रिवॉल्यूशन या वैज्ञानिक क्रांति। ठीक है, उसके बारे में ही हम बात करेंगे। बात करने से पहले आई वुड अर्ज यू अगेन टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट टू बी प्रेजेंट हेयर एवरी डे फॉर यू गाइस। ओके, सो प्लीज डू दैट। आपकी भी मदद होगी, इससे मेरी भी मदद होगी, मुझे भी ये काम करने में पसंद अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और मोटिवेशन मिलेगा। प्लस अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे लगते हैं, आपको मेरे लेक्चर सारे, तो आप प्लीज़ देखिए पुराने वाले भी, जितने भी मैंने पिछले लेक्चर्स बनाए हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, या जो भी सोशियोलॉजी की यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, डिग्रीज कर रहे हैं, यूजीसी देना चाहते हैं, नेट का पेपर देना चाहते हैं, या कोई भी आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, उसके इंटरव्यूज़ की तैयारी करना चाहते हैं सोशियोलॉजी के थ्रू, तो फिर आप भी इसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ये उनके लिए भी है जो सोशियोलॉजी नहीं भी पढ़ना चाहते हैं। आप कम से कम इस चीज़ का कंटेक्स्ट तो समझ सकते हैं, एक चीज़ किसी भी सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का, कि हमें शादी को किस नज़रिए से देखना चाहिए या हमें एजुकेशन को किस नज़रिए से देखना चाहिए, वो भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है, विदाउट एनी फर्दर अडू हम बस शुरू करते हैं। तो ये तो आपको पता है हमारा कोड। ठीक है, पेपर 1 है, यूनिट 1, आपका टॉपिक 2 है ये, और टॉपिक 2 अपना P1 U1 T1। ऑलराइट गाइस, उसके बारे में ही बात करेंगे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की। लेक्चर नंबर रहेगा आपका L1123। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन या वैज्ञानिक क्रांति थी क्या? तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन रिफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन थॉट। ठीक है, थॉट की बात हो रही है यहाँ पे। ड्यूरिंग द 16th एंड द 17th सेंचुरी, वेयर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजन रिप्लेस्ड सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंड फेथ एज अ बेसिस ऑफ नॉलेज। पहले किसी चीज के पहले बहुत कुछ जानने का मतलब होता था कि आपने जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो पढ़े हैं या नहीं, बाइबल आपने पढ़ी है या नहीं, आपने ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट ये सब पढ़े हैं या नहीं, यानी मैं चर्च के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें ये सब जो है आपका, आपने ये सब पढ़ा है या नहीं, इसके बारे में बात होती थी। उसके बाद जो बात होने लगी, रियलाइज होने लगा कि नहीं यार, इसके ही परे दुनिया है। जब ये रेनेसा का समय आया, लोगों का जब दिमाग खुलना शुरू हुआ और लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, तो इसके परे भी दुनिया है, लोग साइंस की तरफ बढ़ने लगे। हमने इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ये देखा था, हमने जो पिछला वाला था रेनेसा में, हमने एक एग्जाम्पल देखा था जॉनेस गुटेनबर्ग का, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। उस आविष्कार के कारण जो नॉलेज है वो बहुत ही तेजी से ट्रांसमिट होने लगा अमॉन्ग द पीपल ऑफ यूरोप। किताबें, पैम्पलेट्स, नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट्स। प्रोटेस्टेंटिज्म जो है, जो क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट माना जाता है, उसका भी मेन कंसर्न यही था कि वो भी यहीं से चालू हुआ था। समझ सकते हैं आप? मार्टिन लूथर जो थे, मार्टिन लूथर ने प्रिंट आउट निकाले अपने आइडियाज के बहुत सारी कॉपीज बनवाई, उन्होंने प्रिंट करे मार्टिन लूथर ने। वो जाके रोमन चर्च के सामने रख के आ गए कि ये लो, ये पढ़ो, तुम लोग ये पढ़ो, जो तुम बोलते हो भगवान भगवान और अपने बाइबल की बातें बताते हो, तुम ये किताब पढ़ो। जब मार्टिन लूथर वो रख के आए वहां पे उनके सामने, और उन्होंने कहा कि आप पढ़ के आइए, अपन लोग डिबेट करेंगे कि आप कहाँ सही है और मैं कहाँ सही हूँ, और फिर अपन बात करेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या भगवान वो नहीं चाहता, और जो आप बोल रहे हैं वो चाहता है भगवान। और किस तरह से आपकी जो प्रैक्टिसेस है, जो कैथोलिसिज्म की जो प्रैक्टिसेस थी, एक्चुअली मार्टिन लूथर वाज अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ चर्च।
वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं थे, वो प्रैक्टिसेस के खिलाफ थे, चर्च में हो रही थी। तो कैथलिसिज्म अलग क्यों है, प्रोटेस्टेंटिज्म अलग क्यों? तो प्रोटेस्टेंटिज्म का नाम ही यहाँ से है, इट स्टार्टेड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कैथलिक चर्च, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोटेस्टेंटिज्म। तो वहां से वो डेवलपमेंट शुरू होता है। वो भी प्रिंट करके ही दिए थे उन्होंने, पैम्पलेट्स बांटे थे कि आइए ये डिस्कशन देखिए कि हम लोग बात करेंगे, मैं और कोई फादर, और कौन सही है कौन गलत है फिर आप बताइएगा। तो यहाँ से हम ये देखते हैं इमरजेंस एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक टेम्परामेंट का। ओके, इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड्स क्या होती है? ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसाइज करते हैं थ्योरी एक, फिर वो थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन होता है, मल्टीपल एक्सपेरिमेंटेशन, ट्रायल एंड एरर वगैरह सब कुछ होता है, फिर रिकॉर्ड होता है, रिसर्च होती है और रिकॉर्ड के ऊपर, और उसके बाद आपकी थ्योरी जो है वो प्रूव होती है, वो पूरे एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद। ये एक साइंटिफिक मेथड है और यही जो है डेवलपमेंट होना शुरू होता है इस मेथड का। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल लॉज टू एक्सप्लेन फिजिकल वर्ल्ड। न्यूटन आते हैं यहाँ पे, इस सिनेरियो में आपको देखने को मिलेंगे कि फिजिक्स का कैसे आता है आपका कॉन्सेप्ट, फिजिक्स में आपका जो आपका ग्रेविटी है उसका फंडा कैसे आता है, कैलकुलस वगैरह डेवलप करते हैं न्यूटन अपने आप में। हम देखते हैं स्टीम इंजन का रोल आउट होना शुरू होता है, स्टीम इंजन, कॉट इंजन, ये सब बनना चालू होते हैं, आर्क राइट व्हील, बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्वेंशन है हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। एम्फेसाइज ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, हम बात कर चुके हैं ये भी। राइज ऑफ एम्पेरिसिज्म एंड रैशनल इंक्वायरी, बिना तथ्यों के मैं कुछ भी बात नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि ये बात सही है बिना तथ्यों के। तथ्य होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, आंखों के सामने होनी चाहिए चीज, मेरे आंखों के सामने घटित हो रहा है कि सोलर इक्लिप्स होता है, तब मैं मानूंगा हाँ होता है, या मैं कैलकुलेट करके बता दूं कि हाँ इस तरीके से मैनेज होता है, जैसे कैपलर ने प्लैनेटरी मोशन कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से बताओगे, जब आप तथ्य रखोगे सामने तभी मैं मानूंगा कि ये हाँ ये सच्चाई है या नहीं है। डिक्लाइन ऑफ अनक्वेश्चन रिलीजियस अथॉरिटी एंड इन एक्सप्लेनिंग नेचर, बाढ़ आ रही है तो भगवान नाराज है, सूखा पड़ गया तो भगवान नाराज है, भगवान से नाराज ही होते रहते हैं क्या? और कोई काम नहीं है भगवान को? इसके पीछे और कुछ कारण हो सकता है, वो क्या कारण है उसके बारे में जानकारी आना शुरू हो गई। एनकरेज सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, लोगों की सोच की क्षमता बढ़ना शुरू होती है, ऑब्जेक्टिवली सोचते हैं हम कोई भी चीज को। किसी को कोई समस्या हो रही है तो हो सकता है कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो उसको, किसी को फाइनेंशियल इशू हो रहा है तो भाई हो सकता है कि उसका कुछ जो काम करने का तरीका हो वो सही नहीं हो, इसलिए फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं उसको, ना कि भगवान नाराज है बस उससे। ये भी है, ठीक है। ये देखे आप, ये न्यूटन है आपके, ठीक है। इन यहाँ पे अपना अपना एक्सपेरिमेंट कर रही है, प्रिज्म है इनके हाथ में, प्रिज्म का भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि जो लाइट आ रही है, सफेद रोशनी आ रही है, वो 7 रंगों की बनी हुई है, ना कि सिर्फ वो सफेद लाइट है। और सूरज से जो आती है वो सफेद लाइट है, भले ही सूरज लाल दिखता है लेकिन जो रोशनी है वो सफेद है। ये भी न्यूटन ने ही बताया था। द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन चेंज द वे पीपल अंडरस्टूड द नेचुरल वर्ल्ड। टोटली जो आपका पर्सपेक्टिव है, जब आप क्रिटिकली सोचने लगते हो किसी चीज के बारे में, तो वो शिफ्ट होने लगता है। मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि मैं दुखी क्यों, क्योंकि भगवान चाहता है मैं दुखी रहूं, पर नहीं, कुछ हो सकता है, कुछ और कारण हो यार। 100, 2500, 1760 टाइप के प्रॉब्लम होते हैं लोगों के जिंदगी में, तो अलग अलग चीजें होती है। तो साइंटिफिकली और रैशनली उस चीज को सोचना चाहिए, ना कि किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और मिथिकल पावर के हाथ में छोड़ देना चाहिए कि आपके हिसाब से होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, सब आपके हाथ में रहता है। भगवान हो सकता है, अगर होते होंगे तो आपकी मदद करते होंगे, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, सबकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। किसी को नहीं पता है दे एग्जिस्ट और दे डोंट, ठीक है। एथियस्ट बोलते हैं कि होते ही नहीं है, एग्नोस्टिक बोलते हैं कि हो सकता है होते हो, हमको तो नहीं दिखे, ठीक है। और जो थियस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि होते हैं भैया, हमको तो दिखे थे, कल सपने में आए थे। तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। तो ये जो आइडियाज है ये इमर्ज होना शुरू हो गया यहाँ पे। मोर इम्पोर्टेंटली इट इंस्पायर्ड द आइडिया दैट सोसाइटी कुड बी स्टडीड साइंटिफिकली। साइंटिफिकली जो हमें लॉज पता कर सकते हैं कि ये दुनिया गवर्न किस तरीके से होती है। लेइंग इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन फॉर पॉजिटिविज्म एंड सोशियोलॉजी। फॉर पॉजिटिविज्म मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, इट इज द it is the process of studying a science, studying anything scientifically, that is positivism. एग्जाम्पल्स देखेंगे अगर हम इसके, तो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी किसकी है ये आपकी? सॉरी, कॉपरनिकस, ठीक है। टेलीस्कोप, गैलीलियो। लॉज ऑफ मोशन आपके न्यूटन। कंटेम्प्रेरी में अगर हम आज के टाइम में इसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होते ही चले जा रहे हैं, तो रिसर्च पे इतना बेस हो रहा है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो रही है,
बिना तथ्यों के पॉलिसीज भी नहीं बनाई जाती आज के टाइम में। पहले ऐसा नहीं होता, मेरे को ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए। राजा लोग और जो चर्च के जो पादरी लोग हैं वो लोग तो ऐसी बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए। तथ्य क्या है उसके पीछे? तो इसलिए बहुत सारी पॉलिसीज का डिवाइस हो गया पुरानी उस टाइप की, और फिर साइंटिफिकली जो स्टडीड कोई कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से पॉलिसी मेकिंग शुरू होती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, अगर हम आज भी मान लीजिए उसी तरीके से सोच रहे होते तो क्या स्पेस में जा पाते हैं? आप ये बोल पाते कि हम मंगल पे भी घर बनाएंगे? नहीं हो पाता है। सोशियोलॉजिकल रिलेवेंस क्या है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का? It demonstrated that knowledge should be based on observation, experimentation, and reason, influencing Auguste Comte's idea of society could be studied scientifically. Okay, so scientific revolutions changed how humans understood nature. Basically, it is associated with nature. हम साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में हम यही देख रहे हैं कि नेचुरल साइंस किस तरीके से बदलाव हमें देखने को मिलता है। इवोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, हर चीज का अपना एक साइंस है। ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एक साइंटिफिक लेंस हर चीज को देखने के लिए लगना शुरू हो गया। ना कि होता होगा, या कि किताब में तो ये लिखा है। ये चीज के ऊपर रिवाइवल जब शुरू हुआ, जो पुराने कॉन्सेप्ट इमर्ज हो गया है, द वे ऑफ कन्वेइंग योर कॉन्सेप्ट, द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फिजिकल साइंसेस, हाउ नेचुरल साइंस मैनिफेस्ट एज समथिंग दैट गवर्न्स दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। ये चीज इमर्ज हो गया है, ना कि कोई इनविजिबल हैंड जो कि कंट्रोल कर रहा है कि भैया बारिश करवा देते हैं, अनाज उगवा देते हैं। इस तरीके से नहीं होता, हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है। ये आइडियोलॉजी डेवलप होती है यहाँ पे। थिंकर्स के पर्सपेक्टिव क्या है इस समय के, और कुछ पर्सनालिटीज जिनके बारे में हमको डिस्कस करना चाहिए इस समय की। तो फ्रांसिस बेकन, नोवन ऑर्गेनम किताब है इनकी। एडवोकेटेड इंडक्टिव रीजनिंग एंड एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है? दो तरीके की रीजनिंग होती है, इंडक्टिव, रिडक्टिव। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है जब हम अपना इनपुट लगाते हैं किसी चीज के अंदर, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। व्हेन वी थिंक ऑफ समथिंग, सपोज आई वांट टू टॉक अबाउट दिस माउस, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको, जिंदगी में मैंने पहली बार देखा है माउस को। ये छोटा है तो कुछ ऐसे काम में आता यूज होता होगा जो बहुत जल्दी जल्दी करना रहता है। ये इसका शेप ऐसा है तो प्रोबेबली ये इसलिए होगा कि मेरी दो उंगलियां ऐसी आ जाए इसके ऊपर। इस तरीके से हम एग्जाम्पल दे सके। इंडक्टिव रीजनिंग है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से क्या अप्लाई कर सकता हूँ इसमें। दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग। अनदर वन इज रिडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। उसमें यह होता है कि मुझे पता है कि ये क्या काम करता है। माउस इज यूज टू रन अ कंप्यूटर। नाउ हाउ अ कंप्यूटर इज गोना हेल्प मी, दैट इज रिडक्टिव रीजनिंग। आई एम रिड्यूसिंग ऑल द फैक्ट्स टू दैट पॉइंट जहां पे वो मेरे काम आ सके, दैट इज रिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो एडवोकेटेड इंडक्टिव रीजनिंग इनने इंट्रोड्यूस करी, और इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन के भैया चीजों को तथ्य के दम पे देखो, ना कि हवा में बात करो। आप एक्सपेरिमेंट करिए, आप तथ्य लाइए कि हाँ इसको इतना समय लगा, अगर बॉल को यहाँ से छोड़ा तो इतना समय लगा नीचे टच करने में, और 10 बार छोड़ा तो 10 बार उतना ही समय लगा। तो कुछ चीज है जो गवर्न कर रही है इसको, जो कि था आपका जी। ठीक है, यानी वो जब न्यूटन का हम बात करते हैं तो हम ये ला सकते हैं वहां पे। जो आपका ये है फ्रांसिस बेकन, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। ओके, फिर रेने डेस्करेटिस। डेस्करेटिस जो है, इनकी किताब है भैया डिस्कोर्स ऑन द मेथड, एम्फेसाइज रीजनिंग एंड सिस्टमैटिक डाउट। अगर आप किसी की चीज के पीछे पड़ रहे हैं कि मुझे इस बारे में जानना है, तो आप सीधे फाइनल पॉइंट पे मत पहुंचिए, धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करिए, स्लो स्लो प्रोग्रेशन करिए एक्सपेरिमेंटेशन का। ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, देन यू विल रियलाइज कि देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कि इसको किस तरीके से स्टडी किया जा सकता है। तो सिस्टमैटिक डाउट के बारे में ये बात करते हैं। हर चीज को जानने का भी एक तरीका होता है सिस्टमैटिक। ये बात लाते हैं यहाँ पे रैशनल अप्रोच। आप अपने हिसाब से चीजें नहीं इवॉल्व कर सकते, आपको उस चीज के बारे में उसके रूट पे सोचना पड़ेगा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जाना पड़ेगा। निकोलस कॉपरनिकस, ऑन द रिवॉल्यूशंस ऑफ हेवनली स्फीयर्स, इनकी किताब का नाम था। चैलेंज ट्रेडिशनल कॉस्मोलॉजी, इनकरेज क्वेश्चनिंग एंड एस्टैब्लिश्ड बिलीफ। एग्जांपल इनका हमने देख लिया ऊपर, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, गैलीलियो गैलीली, इनकी किताब है डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम। टू चीफ कौन सा? लोक और परलोक, धरती और आकाश की बात करते हैं ये गैलीलियो गैलीली। एस्टैब्लिश ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एज द बेसिस ऑफ साइंस। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी तरह अर्थ की तरह और भी प्लैनेट होंगे, उन्होंने टेलीस्कोप बनाई
गैलीलियो ने, और उन्होंने आसमान की तरफ टेलीस्कोप रात को लगा के देखी और तब उन्हें वहां पे जुपिटर दिखा कि जो तारा है जो सबसे ज्यादा चमक रहा है वो है क्या, वो देखा। फिर उसके बाद जो उनको जो बड़े बड़े मून है उसके जुपिटर के वो दिखाई दिए, जो चार, हम जिन्हें गैलीलियन मून कहते हैं, जो चार बड़े मून है उसके, वो भी दिखाई दिए कि ये तो इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो हो सकता है ये भी किसी चीज के चक्कर लगा रहा हो, और वो चीज क्या है, धरती है, लेकिन वो मुझे आज दिखाई दे रहा है, कुछ समय के बाद मुझे वो वहां दिखाई देगा। तो यानी ये धरती का चक्कर तो लगा नहीं रहा है, किसी और बड़ी चीज का चक्कर लगा रहा है, तो हो सकता है ये सूरज का चक्कर लगा रहा हो। और फिर वहां से आइडिया डेवलप होता है कैप्लर का लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, दैट the earth as well as the other planets in the solar system, they revolve around the sun, and sun is so much bigger and massive than earth कि उसकी उस वो कंट्रोल करके रखता है सोलर सिस्टम को इतने दूर तक। ये आइडिया इमर्ज हुआ उसके बाद से। ये इनके इसमें आएगा आपको, गैलीलियो में डेमोन्स्ट्रेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस। मैंने कहा ना पहले टेलीस्कोप बनाई, फिर उन्होंने देखा, मून को देखा, सन को देखा, सबको देखा टेलीस्कोप से उन्होंने। आइजैक न्यूटन, प्रिंसिपिया मैथमेटिका इनकी किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है भाई ये। फॉर्मुलेटेड यूनिवर्सल लॉज गवर्निंग नेचर, क्या ढूंढा था आइजैक न्यूटन ने, ग्रेविटी। कोई भी ये बकवास नहीं करेगा कि सेब गिरा था सर पे और ग्रेविटी की खोज हुई, कोई ये बकवास नहीं करेगा, ठीक है। ग्रेविटी की खोज कमाल की खोज है, Gm1m2/r²। ये एप्पल के गिरने से नहीं मालूम पड़ता, Gm1m2/r²। इसके पीछे रीजनिंग लगती है। तो कोई भी ये बात नहीं करेगा, जो भी सोशियोलॉजी पढ़ेगा, मुझसे पढ़ेगा, वो कोई भी ये बात नहीं करेगा कि सेब गिरा सर पे और एप्पल और उससे ग्रेविटी बना ली आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन वाज सो जीनियस, ही मेड हिमसेल्फ डिस्कवर कैलकुलस एट द एज ऑफ 14। जो बच्चे को हम जो 11th-12th में पढ़ते हैं, 16 साल की उम्र, 17 साल की उम्र में पढ़ना चालू करते हैं, उसने 14 साल में बना के रख दी थी पूरी किताब। वो है आइजैक न्यूटन। तो कोई नहीं बोलेगा कि एप्पल के पेड़ के नीचे सो रहा था, ठीक है। आइजैक न्यूटन प्रिंसिपल मैथमेटिका, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ दिया इन्होंने ये। उन्होंने उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी की भी खोज करी, ओके, स्मॉल जी इज दिस ओनली, उसकी खोज करी उन्होंने। इंस्पायर्ड द रिसर्च ऑफ यूनिवर्सल, सॉरी ये फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ गवर्निंग सोसाइटी। वो उन्होंने जो ये लॉज है ये डिस्कवर करना शुरू किया, जो फिजिकल वर्ल्ड में जो आपके लॉज ऑफ मोशन है, फिर आपका ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी का लॉ है, फिर ऑप्टिक्स में भी उनका बहुत योगदान है आइजैक न्यूटन का। उन्होंने प्रिज्म की खोज की थी कि जो सफेद रोशनी है वो एक्चुअली 7 रोशनियों से बनी है, जो रेनबो हमें देखने को मिलता है वो हमें इस वजह से देखने को मिलता है। इसकी खोज भी आइजैक न्यूटन ने करी। आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस की खोज करी। मेरे पर्सनल बिलीफ में, मैं आपको सही बता रहा हूँ क्लियर, मेरे पर्सनल बिलीफ में सर आइजैक न्यूटन से बड़ा आविष्कारक, थिंकर, फिलोसफर कोई भी नहीं है। आप भारत के ले लीजिए, आप फॉरेन के ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए आप। हाँ, उसके बाद एक और आता है, डिरैक आते हैं, आइजैक न्यूटन के बाद आते हैं डिरैक भी, लेकिन आइजैक न्यूटन से बड़ा मैं किसी को नहीं मानता। डिरैक को भी मैं आइजैक न्यूटन के बाद ही मानता हूँ। तो मेरे लिए वो इतने इम्पोर्टेंट है। तो वो मेरे को जो बहुत, वो पर्सनली मेरे को हर्ट करती है जब कोई बोलता है कि एप्पल गिर गया सर पे इसलिए मैंने वो बात कही, ओके, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ बस हमारा ये इतना ही था, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में कोई ज्यादा तथ्य नहीं है। तो ये इतनी सी बात है, और इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एनलाइटनमेंट की, और एनलाइटनमेंट में हम ये जानेंगे कि जो आइडियाज कल्मिनेट होना शुरू हुए थे रेनेसां के टाइम, ओके, उनमें इंप्रूवमेंट किस तरीके से, रिफाइनमेंट किस तरीके से आता है, और प्रबोधन की तरफ हम किस तरह बढ़ते हैं। एनलाइटन का मतलब होता है प्रबोधन, जागृति। पूरा यूरोप ने जागना शुरू कर दिया था, किसी ने अलार्म बजा दिया था, ये समझिए आप। ये सिचुएशन है कि घर में आग लगी हुई है और अब लोग उठना शुरू कर रहे हैं, और ये आग 1100 साल से लगी हुई थी और अब लोगों ने उठना शुरू किया है। तो किस तरह भागे होंगे और किस तरह लोगों को भगाया होगा, ये आपको समझ में आएगा एनलाइटनमेंट में। आपको ये प्रबोधन का मेरे को सिस्टम पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है इमरजेंस में वो एनलाइटनमेंट को लेके आते हैं। तो एनलाइटनमेंट इज अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो हम उसको काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो विद दैट आई विल टेक योर लीव। बिफोर दैट आई विल आस्क यू टू जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरी बहुत हेल्प होती है इससे, आप जानते ही हैं। मुझे एक फीडबैक भी दीजिए अगर आप चाहें तो, मैं उस हिसाब से अपने काम को बदलने की और नई चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। हम सब सीख रहे हैं यहाँ पे, आप भी सीखिए, मैं भी सीखता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन बाय।